हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग आप लोग जानते हैं कि हम जो टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं उन्हें हमने इतिहास की एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं क्योंकि उनके कंपटीशन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन कई हम देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो टॉपिक्स को बहुत लंबा ले जाते हैं, जिससे जो आप लोगों का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसीलिए हम जो बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत कम समय में कवर कराते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बहुत कम समय में हम कवर कराने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। तो जो हमने इतिहास की नई श्रृंखला शुरू की है उसमें ये हमारा पार्ट 1 है, जो जिसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। तो हम देखेंगे कि 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति के पीछे क्या क्या प्रमुख कारण थे और क्या उसके परिणाम हुए और उसके जो प्रमुख स्थानों के नेतृत्वकर्ता थे वो कौन कौन थे। तो हम देखते हैं इसी क्रम में कि जो उसके कारण थे उसमें जो प्रमुख कारण था वो है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण ऐतिहासिक ऐतिहासिक कारण ऐतिहासिक कारण में हम देखेंगे कि जो तीन तीन जो कारण बहुत इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले नंबर वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेरे की नीति। वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेरे की नीति। रिंग फेरे की नीति। रिंग फेरे की नीति। रिंग फेरे की नीति। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण जो नीति थी वो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि। इसके तहत पता है लॉर्ड वेलेजली क्या करता था। इसके तहत जो लॉर्ड वेलेजली था वो जो भारतीय राजा होते थे उनसे कहता था, उनसे ये वादे करता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी राज्य या फिर पड़ोसी शासक है वो तुम पर अगर हमला करता है तो हम तुम्हारे बचाव के लिए अपनी सेना भेजेंगे और तुम्हारे राज्य की हम रक्षा करेंगे। लेकिन भारतीयों को ये बहुत बाद में बात समझ में आई कि ये हमें एक तरीके से फंसाने की चाल है। इसके तहत जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को पूरी तरीके से समाप्त करके अपना शासन लाना चाहते थे, प्रत्येक क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। तो फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो तीसरी महत्वपूर्ण नीति थी वो है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। इसके तहत जो लॉर्ड डलहौजी है, इसके तहत जो राजा डलहौजी है वो भारतीय राजाओं के उनकी स्वयं की संतान न होने के कारण तो जो उनका जो शासन होता था उसको वो जब्त कर लेता था। वो कहता था कि कोई भी भारतीय राजा दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता, जबकि जो भारतीय राजा या फिर हिंदू राजा थे उनमें ये परंपरा थी कि वो दत्तक पुत्र को गोद ले सकते हैं। लेकिन इस जो लॉर्ड डलहौजी ने वो इस प्रकार की नीति लाए तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय राजा है वो दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते। उनका सिर्फ सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि हम पूरी तरीके से भारत पर कब्जा कर लें और भारत में हम अपना ही शासन चलाएं। तो हम उसके बाद में देखते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो मंशा थी वो सीधे स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। फिर उसके बाद में जो अब भारतीय राजा थे वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए, क्योंकि उनसे हर तरीके से उनका पूरा राज्यपाट छीना जा रहा था और वो भारतीय जो राजा थे वो आक्रोशित हो गए और वो एक बड़ा विद्रोह करना चाहते थे, जिससे कि वो लोग जान पाए कि हाँ हम अपना इसे दोबारा राज्य शासन लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद में हम जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आर्थिक कारण आर्थिक कारण। हाँ, इसमें हम एक बात और समझ लेते हैं कि जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें पूछा जाता है कि जो रिंग फेरे की नीति थी
वो किसने लागू की थी? तो हम कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और जो राज्य हड़प नीति को लागू करने वाले वो कौन थे? वो थे गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। ये तीन क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप लोग इन चीज़ों को रट लीजिए, बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए कि आपको जरूर एग्जाम्स में ये आएंगे। फिर उसके बाद में जो हम देखते हैं कि आर्थिक कारण था, जो भारतीय थे, भारतीयों का उद्योग पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। भारतीयों का उद्योग नष्ट कर दिया गया था, उद्योगों को नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन था वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटेन भारत को पूरी तरीके से अपना एक हब बनाना चाहता था। इसका मतलब है कि वहां पर जो भी माल तैयार किया जाएगा उसको वो भारत में बेचने की मंशा बना रहे थे और लगातार वो भारत में बेचते थे। तो इसका हम क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि जैसे जो भारतीय थे वहां पर इतनी आधुनिकी नहीं थी, तो वो लोग हथकरघे का इस्तेमाल करते थे, लगातार बुनाई करते, एक वस्त्र को बनाने में उन्हें 15 से 20 दिन का टाइम लगता था। वहीं जो मशीनें हैं वो कई कपड़ों को सिर्फ एक दिन में तैयार कर देती थी, इसीलिए जो मूल्य होता था, तो ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी वो भारत में बहुत ज़्यादा बिकने लगी और जो भारतीयों का स्वयं का जो उद्योग था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता थी अब वो भी आक्रोशित हो गई, क्योंकि उनके पास अब ना तो सही से रोजगार था और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मिल रही थी। तो हमने देखा कि इन दोनों आर्थिक कारण से कि जो राजा महाराजा थे वो पूरी तरीके से आक्रोशित और गुस्सा हो गए थे, और जो आर्थिक कारण में हमने देखा कि जो हाशिए पर लोग थे, भारतीय उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गए थे, तो जो भारतीय जनता थी वो आक्रोशित हो गई थी। फिर उसके बाद में हमने ये सारे कारण देखे कि क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे। तो इन्हीं सब ने एक बहुत से बड़े विद्रोह को जन्म दिया, जिसे हम जानते हैं 1857 के विद्रोह के रूप में। तो जो वीडी सावरकर हैं, भारतीय लेखक हैं, उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता में एक मील का पत्थर था, क्योंकि आगे चल करके हमने ऐसे कई सारे विद्रोह आंदोलन के माध्यम से हमें जो स्वतंत्रता मिली है। अब हम देखेंगे कि किसी भी जो विद्रोह होता है या फिर किसी भी प्रकार का आंदोलन होता है, उसका एक प्रमुख लीडर बनाया जाता है, क्योंकि लीडर के आधार पर ही सब कुछ चीजें तय होती, क्योंकि एक प्रमुख को बनना जरूरी होता है। तो इसमें जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, उनको इसका लीडर बनाया। किसे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जफर इसी को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनको लीडर बनाया गया। अब हम इसमें देखेंगे कि जो इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, जो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और चपाती। इसका मतलब ये होता था कि अगर एक गांव से कोई दूसरे व्यक्ति को कमल और चपाती देता, चपाती का मतलब रोटी देता था, तो वो लोग समझ जाते थे कि हमारे अगला जो विद्रोह करने का स्थान है वो ये जगह होगी। अगर वो लोग डायरेक्ट बोलते कि हम इस जगह पर आंदोलन करेंगे, तो जो अंग्रेज होते थे वो आंदोलन करने से पहले ही वहां पर उसके विद्रोह को दबा देते। इसीलिए उन्होंने एक तरीके से संकेत रखा। क्या था वो संकेत? कमल और चपाती। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कई जगह पर कि जो 1857 के विद्रोह का प्रतीक था वो क्या था? वो है कमल और चपाती, और उनके लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफर। कमल और चपाती है, आप लोग इन चीजों को याद जरूर कर लीजिएगा, कमल और चपाती। अब हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जो ये विद्रोह था उसको समापन किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली में जो इसका नेतृत्व किया था वो थे वक्त खां। हालांकि जो दिल्ली के नेतृत्वकर्ता के रूप में बहादुर शाह जफर थे, लेकिन ये पूरे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए एक प्रमुख क्षेत्र का नेतृत्व वक्त खां ने किया था। फिर उसके बाद में जो लखनऊ है, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ये वही अवध या फिर लखनऊ है जिसमें जो लॉर्ड डलहौजी था इसका ये शासन नहीं चला।
कि हम इसमें राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लागू कर सकें, लेकिन उसको हड़प ने ये भी रियासत थी तो उसने यहाँ पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़प लिया। तो फिर वो वहाँ के नवाब को तो ले जाते रहे, लेकिन उसकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने वहाँ पर अवध के नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि झांसी का नेतृत्व आप सभी लोगों को पता ही होगा कि किसने किया था, वो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने कई सारी कहानियां पढ़ रखी है। उनकी जो महानता है उनके बारे में हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इन्होंने अपने जो रियासत को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। अब उसके बाद में हम अगला स्थान देखते हैं, वो है कानपुर। कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। नाना साहब ने। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मथुरा है, मथुरा का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। देवी सिंह ने। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने। आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिए। पूछा जाता है कि किस जगह का नेतृत्व किसने किया था, जैसे कि पूछा जाएगा कि इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग बताना है लियाकत अली ने। ऐसे पूछ लिया जाएगा लखनऊ का नेतृत्व किसने किया है, तो बेगम हजरत महल को। तो ये की पॉइंट्स हैं, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इनको याद करेंगे तभी जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चीज़ों में घुमा फिरा कर बना दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में हम सभी लोग देखते हैं कि अब जो क्रांति है वो अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुई। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण स्थान था वो छूट रहा था, बिहार का जगदीशपुर। बिहार का, मान लो वही जगदीशपुर, फिर उसका नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। अब हमने देखा कि जो 1857 की क्रांति है बहुत बड़े लेवल पर होती है, जो कई, अब हम इसमें देखते हैं कि जो भारतीय, इसमें राजा महाराजा भी शामिल थे, जमींदार भी शामिल थे, किसान वर्ग भी शामिल था। तो बहुत बड़े भूभाग पर यह विद्रोह हुआ था। ये बहुत बड़े भूभाग पर ये विद्रोह संपन्न हुआ, लेकिन कुछ जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इसके कारण जो 1857 का विद्रोह था उसको बर्बरता पूर्वक दबा दिया गया था। और जो 1857 में ही हमें स्वतंत्रता मिल जाती, ऐसा हमारे कई इतिहासकारों का कहना है, क्योंकि अंग्रेजों ने स्वयं कहा था कि अगर भारतीय हमारा साथ ना देते तो शायद हम अपना शासन भारत से खो बैठते। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जो 1857 का विद्रोह है उसके क्या क्या परिणाम हुए। 1857 के विद्रोह के परिणाम के बारे में हम बात करें, इसके परिणामों के क्या करेंगे बात हम, परिणामों की। परिणाम में हम देखते हैं कि जो जितने भी राजा महाराजा थे उनकी रियासतें थी उनको राजा महाराजाओं को वापस लौटा दी गई, रियासतों को वापस कर दिया गया, रियासतों को वापस कर दिया गया, वापस कर दिया गया, है ना। जो रियासतें थी उनको वापस कर दिया गया, और जो जो गवर्नर जनरल थी उनकी जो विधायिका थी उनमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। दूसरा नंबर क्या है, विधायिका में भारतीयों को शामिल, विधायिका में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया, शामिल किया गया। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि जो, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 के विद्रोह तक भारत में कौन शासन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद में 1857 के विद्रोह के बाद में जो भारत का शासन है वो पूरी तरीके से ब्रिटेन के हाथों में चला जाता है, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला जाता है। यानी कि 18 जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भी शासन भारत से पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो भारतीय राजा थे उनको उनकी वापस रियासतें मिली, और जो भारतीयों को विधायिका में शामिल किया गया है जिससे कि वो नियम बना सकें वो भारतीयों के अनुकूल, क्योंकि भविष्य में ऐसा कोई अगर विद्रोह हुआ तो अंग्रेज भारत से पूरी तरीके से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को इसमें शामिल किया।
तो अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें हमें और क्या अप्रूव करने की ज़रूरत है, कि हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से हम आप लोगों से और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इसके बारे में आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है इससे देख कर के कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। उसी आधार पर हम आगे भी वीडियो बनाएं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।